चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझ के आंसर देना। देखो, अनुसंधान के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोगी नहीं है? स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कंप्यूटर साइंस का एग्जाम है, उसके लिए आपका ये प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूजफुल सॉफ्टवेयर टू एनालाइज द डेटा ऑब्टेन्ड थ्रू रिसर्च, यानी कि रिसर्च के द्वारा डेटा एनालाइज करने के लिए, है ना, रिसर्च के लिए डेटा एनालिसिस करने के लिए हमारे पास में कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो यूजफुल नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब एक्सेल जो है वो रिसर्च कर सकता है क्या? तो मैं यूँ कहूँगा सर कि एक्सेल जो है वो आंकड़ों पे काम कर सकता है। देखो, आंकड़ों का एनालिसिस करना है, एनालाइज द डेटा, तो डेटा का एनालिसिस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो कर सकता है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। दूसरी बात, पाइथन क्या है? पाइथन एक लैंग्वेज है, लेकिन डेटा एनालिसिस के लिए हम लोग इसे भी यूज कर सकते हैं, ये भी बढ़िया है। अब दो ऑप्शन हमारे पास में है, ये आप लोगों का कौन बनेगा करोड़पति में जो होता है ना 50-50, तो 50-50 हो चुका है। SPSS और SSPS, SPSS और SSPS, SPSS और SSPS। तो SPSS क्या होता है? SPSS का मतलब होता है ये एक सोशल स्टडीज के लिए पैकेज है, ठीक है। तो इसे बोला जाता है स्टैटिस्टिकल पैकेज, यानी स्टैटिस्टिकल पैकेज, स्टैटिस्टिकल पैकेज किसके लिए? सोशल स्टडीज के लिए, है ना। स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल स्टडीज, ठीक है। तो ये एक पैकेज है किसके लिए? सामाजिक ज्ञान के लिए। तो इसका मतलब हो गया हमें सामाजिक ज्ञान की तो बात करनी नहीं है, इसका मतलब ये हो गया है गलत। और ये आप लोगों का है सिस्टम स्टडी करने के लिए किसी पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में। तो हमारे प्रश्न संख्या 1 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी। क्लियर? हाँ, वो हो जाएगा आप लोगों का, सॉरी, बी आंसर। प्रश्न संख्या फर्स्ट राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। क्लियर? क्लियर? सर आपने SPSS लिखा है। हाँ भाई, तो SPSS तो हो गया, ये भी हो गया। SSPS जो है, ये SSPS जो है और ये क्या है कि नाम जो है वो है नहीं, इसका आंसर सी ही है। आंसर जो है इसका सी ही है, बी नहीं है। SPSS जो है वो स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल स्टडीज है, यानी कि जब हम लोग अध्ययन करना चाहें, और देखो जब हम लोग बात करें सोशल स्टडीज यानी कि सामाजिक कार्यों के लिए जब हम लोग स्टडीज करें, और ये भी तो क्या बोल रहा है कि अनुसंधान के माध्यम से, और अनुसंधान में हमारे पास में यही डेटा आता है। अब हमारे पास में जो है पर्टिकुलर एक्सेल खत्म हो गया, SPSS खत्म हो गया, पाइथन खत्म हो गया, बच गया एक केवल हमारे पास में बच गया SSPS, ठीक है। और जो SSPS है, SSPS है, उसे कहा जाता है सप्लाई साइड प्लेटफॉर्म। स्पीड बढ़ाओ, सवाल एक ही नहीं हुआ, इनको स्पीड बढ़ाना चाहिए, बताओ। इसे कहा जाता है सप्लाई साइड प्लेटफॉर्म, सप्लाई साइड प्लेटफॉर्म, ये फुल फॉर्म उतार लेना भाई। अब सप्लाई साइड प्लेटफॉर्म है वो आप लोगों का यहाँ पर जो है एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर नहीं है जिसमें रिसर्च किया जा सकता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, वापस सुनिएगा। ये प्रश्न ये कह रहा था कि रिसर्च के माध्यम से जो डेटा आपको मिलता है उसका एनालिसिस करना है, तो आपके पास कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है। वापस समझो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वहाँ पर आप लोग एनालिसिस कर सकते हैं, हम करते हैं। पाइथन एक लैंग्वेज है जो डेटा
एनालिसिस का एक बड़ा टूल है। SPSS यानी कि स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल स्टडीज, तो जो सामाजिक अनुसंधान से आप लोग डेटा अरेंज करते हो वहां के लिए सांख्यिकी, स्टैटिस्टिकल मतलब सांख्यिकी पैकेज है, तो सांख्यिकी पैकेज है तो मतलब नंबर पे काम करेगा, तो डेटा का जो एनालाइज है वो करने में काम करेगा, ठीक है। SSPS यानी कि सप्लाई साइड प्लेटफॉर्म। अब ये सप्लाई साइड प्लेटफॉर्म है, ये किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर नहीं है जो डेटा का एनालिसिस कर पाए। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन है और स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का प्रश्न है, राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, SSPS। क्लियर? सप्लाई साइड प्लेटफॉर्म्स, सप्लाई साइड प्लेटफॉर्म्स जो है वो आप लोगों का यहां पर हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का नुकसान है? और यह आया था 3rd ग्रेड टीचर के अंदर संस्कृत के पेपर में 27 फरवरी को। ओपन सोर्स का जो नुकसान है वो क्या? ओपन सोर्स कौन होते हैं? देखो भाई, कोई भी सॉफ्टवेयर है वो अगर ओपन सोर्स है तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि उसके साथ उसका सोर्स कोड भी डाउनलोड होता है, ठीक है। सोर्स कोड भी हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब यहां पर नुकसान क्या है वो देखो, यह कस्टमाइज किया जा सकता है, तो ये तो प्रॉफिट है, ये तो विशेषता है, ये तो फायदा है, ठीक है। हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर यानी कि उच्च गुणवत्ता के सॉफ्टवेयर हम लोग बनाए जा सकते हैं, उच्च गुणवत्ता के हम लोग जो है वो बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों का हो जाएगा ये भी बिल्कुल सही है, फायदा, ठीक है। ये फ्री है, ये भी फायदा ही है, फ्री है कोई भी सॉफ्टवेयर हमारे लिए। माइट हैव बग्स एज नॉट टेस्टेड क्रिटिकली, हाँ इसमें त्रुटि हो सकती है क्योंकि इसे गंभीरता से जांचा नहीं जाता है, यही नुकसान है। तो ओपन सोर्स क्योंकि ओपन है और सभी के लिए फ्री में अवेलेबल है तो इसलिए उसे उस लेवल का चेक नहीं किया जाता। भाई देखो, एक सॉफ्टवेयर जो मैं बनाता हूं और वो मेरी कंपनी का ब्रांड है, वो मार्केट में चलता है, तो लोग मुझे पूछेंगे लेकिन जब कोई सॉफ्टवेयर फ्री बनाना है तो उसके ऊपर मैं अपना समय क्यों जाया करूं? नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर बनाया, मार्केट में निकाल दिया, अब जैसे लोगों को जैसी जरूरत होगी वो अपने आप से इसे कस्टमाइज करते रहेंगे। तो फायदा तो है, कस्टमाइज कर सकते हैं, फ्री है, हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, लेकिन हाँ इनमें बग हो सकती है क्योंकि ये एक बड़े लेवल पर टेस्टिंग नहीं की जाती है इनकी। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनका नुकसान है कि यहां पर त्रुटि हो सकती है, एरर हो सकती है। तीसरा प्रश्न, गैर कानूनी प्रतिलिपि और सॉफ्टवेयर का वितरण करना क्या कहलाता है? टीचर ग्रेड 3rd के हिंदी के पेपर में आया था 26 फरवरी। देखो, आप लोग जैसे जो कोई मूवी जो है आती है थिएटर में, उसकी सीडी बन के मार्केट में आ जाती है और आप लोग 10 रुपए की सीडी ला करके 500 रुपए बचा लेते हो फिल्म के। तो ये क्या है? ये कहलाती है पायरेसी। ये क्या कहलाती है? इसे हम लोग बोलते हैं पायरेसी। भाई किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद किसी भी सॉफ्टवेयर को हम लोग आराम से कहीं से भी उठाएं और उसे एक्सेस करें, उसे यूज में लें, है ना, तो ये कहलाता है सॉफ्टवेयर की पायरेसी। आपने सुना है ना कि भाई ये तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर है। तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर का मतलब ही क्या होता है? पायरेटेड सॉफ्टवेयर का मतलब होता है, पायरेटेड शब्द का मतलब होता है चोरी, यानी कि चोरी किए गए जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो पायरेटेड कहलाते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जब आप किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचो और वो भी गैर कानूनी तरीके से, तो वो पायरेटेड कॉपीज कहलाते हैं। तो हर सॉफ्टवेयर जो है आज की तारीख में पायरेटेड आता है ना, हर सॉफ्टवेयर पायरेटेड मिल सकता है आपको। क्लियर? चलो क्वेश्चन संख्या 3 राइट आंसर डी। क्वेश्चन संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो देखो भाई, लिब्रा ऑफिस ओपन सोर्स है, वर्डप्रेस ओपन सोर्स है, फायरफॉक्स भी ओपन सोर्स है, एडोब के सारे प्रोडक्ट जो हैं वो आपको खरीदने पड़ते हैं, ये आपके सारे के सारे क्लोज्ड सोर्स है, यानी कि आप लोग इन सॉफ्टवेयर्स को एडिट नहीं कर सकते, है ना। आई रिपीट,
आप लोग जो है इनको आप लोग जो है क्या नहीं कर सकते, इनके सॉफ्टवेयर को आप अपडेट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं एडोब फोटोशॉप डाउनलोड किया, उसे एडिट करके जो है अपने नाम से फोटोशॉप बना लिया, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। एडोब कंपनी के सारे सॉफ्टवेयर क्लोज सोर्स है, यानी कि जब उन सॉफ्टवेयर को आप लोग डाउनलोड करोगे तो उन सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड आपको नहीं मिलेगा, और सोर्स कोड आपको नहीं मिलेगा तो आप उन्हें एडिट भी नहीं कर सकते। ठीक है, अगला, इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? विंडोज एनटी, एनटी मतलब नेटवर्किंग, और ये जो एनटी है न्यू टेक्नोलॉजी, ये आप लोगों का एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। उबंटू जो है वो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक वेरिएंट है, और ये भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एंड्रॉयड जो है वो गूगल कंपनी का सॉफ्टवेयर है, गूगल कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसके लिए? मोबाइल्स के लिए, है ना, किसके लिए? मोबाइल्स के लिए। ठीक है, यहां पर आपका हो गया। अब ऑटोकैड बचा, तो ऑटोकैड जो है आप लोगों का क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर? हाँ, क्लियर, समझ में आ गया यहां तक? हाँ, ऑटोकैड जो है वो आप लोगों का क्या है? वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और इसके अलावा बाकी तीनों के तीनों आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, और बाकी तीनों एग्जाम्पल में तीनों ही तीनों क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। डीबीएमएस में डेटा के कंटेंट और स्थान की पहचान किससे की जाती है? देखो क्या होता है कि जब आप लोगों को कुछ डेटा दिया जाता है, ठीक है, तो उस डेटा के बारे में कुछ जानकारियां भी दी जाती है, उस डेटा के बारे में कुछ जानकारी भी दी जाती है, और इस जानकारी को हम लोग क्या कहते हैं? डेटा। यानी कि क्या हो गया? इस डेटा के बारे में डेटा, यानी कि डेटा अबाउट डेटा, डेटा अबाउट डेटा। और कंप्यूटर की दुनिया में डेटा अबाउट डेटा यानी कि डेटा के बारे में डेटा इज इक्वल्स टू मेटा डेटा। किसी भी डेटा के बारे में जो डेटा होता है उसे हम लोग मेटा डेटा कहते हैं। तो छठे नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा मेटा डेटा। ठीक है, डेटा के बारे में डेटा, डेटा अबाउट डेटा इज नॉन एज मेटा डेटा। तो डेटा के कंटेंट और स्थान की पहचान मेटा डेटा के द्वारा होती है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, फाइल कंप्रेशन में प्रयोग में आने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा? देखो, कंप्रेशन क्या होता है? कंप्रेशन का मतलब होता है फाइल की साइज को छोटा करना। कंप्रेशन का मतलब होता है फाइल की साइज जो होती है वो क्या करना? डिक्रीज करना। ठीक है, और इसके लिए हमारे पास में कौन सा सॉफ्टवेयर है? विन श्रिंक, विन वर्ड, विन जिप या विनएम्प। आप लोग सबसे ज़्यादा जो सॉफ्टवेयर यूज़ में लेते हो ना वो विन जिप ही लेते हो, और यहाँ पर आंसर भी आप लोगों का कौन सा हो जाएगा? विन जिप, विंडोज़ का जिप प्रोग्राम। और जिप का मतलब होता है जॉन इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, जॉन इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। और विन का मतलब होता है विंडोज़। इसलिए जब आप कंप्यूटर खरीदते हो तो आपको वहाँ पर विनजिप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, वो डिफ़ॉल्ट रूप से मिलता है। और डिफ़ॉल्ट रूप से मिलता है इसका मतलब क्या हो गया कि वो आप लोगों के लिए सीधा सीधा फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, सीधा सीधा फ्री में अवेलेबल है। बात समझ में आई सबको? विनजिप जो है वो जॉन इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल होता है, और ये फ्री में अवेलेबल हमारे लिए क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो फाइल कंप्रेशन करता है। क्लियर? हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 राइट आंसर सी। 8वां, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इमेज फाइल फॉर्मेट? RSCIT 22 जनवरी 2023। इमेज नहीं है, PNG यानी कि पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, तो ये एक प्रकार की इमेज होती है। BMP का मतलब होता है बिट मैप पिक्चर, बिट मैप पिक्चर या इमेज। ठीक है, फिर है GIF, GIF का मतलब होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, यह भी एक इमेज है, यह भी इमेज है। बच गया एक GUI, यह एक प्रकार का इंटरफेस है।
ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो राइट आंसर सीधा सीधा हो गया कि 8वें प्रश्न में कौन सा इमेज का प्रकार या इमेज का प्रारूप नहीं है, तो जी यू आई यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है वो आप लोगों का यहां पर नहीं है। क्लियर? क्वेश्चन संख्या 8, राइट आंसर डी। चलो अगला प्रश्न, एफटीपी का पूरा नाम क्या है? देखो भाई, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो थी ना, उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड बनाए थे फाइल सिस्टम में। एक है एफटीपी और इसे कहते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक होता है आपका यहीं पर NTFS, इसे कहते हैं न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। एक होता है MFS यानी कि मास्टर फाइल सिस्टम। ठीक है, तो ये हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल 9th का ए। क्लियर? 9th का ए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर? हाँ, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक साउंड फॉर्मेट है? तो DRV जो है वो एक्चुअली DVR बोलते हैं, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर बोलते हैं इसको। लॉग फाइल अलग होती है, टेक्स्ट फाइल होती है। वेव यानी कि शॉकवेव फ्लैश कहा जाता है, इसे वेव फॉर्म फ्लैश कहा जाता है। और ये जो है ये डेटा फाइल है। तो ये दोनों तो जो है आपके काम की है, ऑफिस के रिलेटेड, इसमें हमारा पर्टिकुलर डेटा रहता है, तो ये सिस्टम में काम नहीं करेगा। तो साउंड फाइल जो है वो आपकी केवल एक ऑप्शन है 10वें का, और वो हो जाएगा सी। बिल्कुल बढ़िया। व्यू, ये आप लोगों का डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग है, साउंड फाइल नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन संख्या 10, राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। अगला 11, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? एफप्रोट, एमकेफी, एनएवी और फेडोरा। फेडोरा जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और किसका? तो एक लाइनक्स का वेरिएंट है। ठीक है, फेडोरा जो है वो आपका एंटीवायरस नहीं है ना? क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, NTFS का मतलब ये होता है, और इसे इसने बनाया था। तो देखो NTFS जो है वो, इसका पूरा नाम होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। इसे बनाया किसने था? इसे बनाया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। और इसे किसके लिए बनाया था? लगभग 93 के आसपास बनाया था, और इसे विंडोज़ NT के लिए ही बनाया था, और यहीं से नाम बना था। NT का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, और बनाया किसने था? बनाया था माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, तो न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम और माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, तो 13वें का राइट आंसर हो गया सी। क्लियर? क्वेश्चन संख्या 13, राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। क्लियर? चलिए आगे चलेंगे। 14, किस समूह में ग्राफिक्स फाइल एक्सटेंशन है? ग्रेजुएशन लेवल 7 जनवरी 2023। TCP, JPG, BMP। देखो TCP जो है वो आप लोगों का एक प्रोटोकॉल है। TCP एक प्रकार का क्या है? प्रोटोकॉल है, तो ये इसकी वजह से गलत हो गया। GIF TCE कुछ होता नहीं है। JPG इमेज है, GIF इमेज है, BMP इमेज है। ठीक है, यहाँ पे CPX गलत हो जाएगा, GCM गलत हो जाएगा। राइट आंसर आपका बनेगा अगेन 14th का सी। क्वेश्चन संख्या 14, राइट आंसर आपका बनेगा सी। क्लियर?
आगे चलिए, एक फाइल सिस्टम में, ये ग्रेजुएशन लेवल का बहुत प्यारा प्रश्न आया था 7 जनवरी को। हाँ हाँ भाई, सब बढ़िया। तो देखो, फाइल सिस्टम में वर्तमान निर्देशिका, देखो वर्तमान डायरेक्टरी माना कि ये है, इससे हम लोग जो है ऊपर मेन यहाँ पर सर्वर तक पहुँचते हैं, ठीक है। तो फाइल सिस्टम में डैश वर्तमान निर्देशिका यानी कि वर्तमान डायरेक्टरी जो है उसके पाथ को डिफाइन करती है। तो ये जो डिफाइन करती है पाथ को, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर बोलेंगे वर्चुअल रिलेटिव पाथ नेम 15 में, है ना, रिलेटिव पाथ नेम। रिलेटिव पाथ नेम क्लियर। हाँ, रिलेटिव पाथ नेम क्लियर। क्वेश्चन संख्या 15 और राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। इसे वर्चुअल, ये वाला ऑप्शन है, पाथ नेम कहते हैं, लेकिन वर्चुअल के बजाय रिलेटिव ज़्यादा सही है क्योंकि सटीक है ना। ऊपर से लेके नीचे तक कौन कौन सी फाइलें हैं, कौन कौन सी डायरेक्टरियां हैं जो आपस में जुड़ी हुई है, तो ये सटीक होने के कारण ही हम लोग इसे रिलेटिव पाथ नेम जो है वो ज़्यादा कहते हैं, ठीक है। सो देखो, अगर जैसे सूचना सहायक में 150 सवाल है और 100 नंबर के हैं, तो इसे हम लोग यूँ कहेंगे कि 100 में 150 का भाग दे दो, 0 0 5 3 15 5 दूनी 10, ठीक है, यानी कि 2/3। तो ये हो जाएगा 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18, तो रफली 0.67 का एक प्रश्न है, ठीक है। और नेगेटिव होगा तो क्या कटेगा, तो नेगेटिव होगा तो इसका भी कटेगा 3, तो इसका आधा कटेगा बटा 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0.23, ठीक है। चलिए, ग्राफिक्स, पाठ्य, वीडियो, ध्वनि और एनिमेशन के संयोजन से जो सूचना बनती है उसे क्या कहते हैं। तो स्कूल लेक्चरर, स्कूल एजुकेशन 2022 में आया था। हाँ बताओ भाई, बताओ, क्वेश्चन संख्या 16 का आंसर बताओ। ये बड़ा सीरियस हो गया भाई। सर मस्त राग और टेंशन लेने का नहीं देने का, बताओ। अब मेरे को लग रहा है कि तुझे ही टेंशन देनी पड़ेगी मेरे को, हैं। ये टेंशन कहाँ से बीच में आ गई, पढ़ने आया है कि समय बर्बाद करने खुद का और दूसरे बच्चों का भी। साउंड बराबर है, इसे मल्टीमीडिया कहते हैं। सिंपल सा है, जब बहुत सारे अलग अलग मीडियाज़ को संयोजित कर लिया जाता है ना, जब बहुत सारे मीडिया को संयोजित कर दिया जाता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं मल्टीमीडिया, ठीक है, क्लियर। मिनिमम कुछ नहीं होता, 70% से नीचे नंबर मत लाना, बस 70% लेकर के आओगे तो कंपटीशन में स्टैंड कर पाओगे, अदरवाइज नहीं करोगे। और ये जनरल के लिए नहीं, जनरल और ओबीसी ये जो है ना, इन दोनों को 70-75 कट ऑफ लेके आओ तो अच्छे से यू फ्री हो सकते हो कि भाई अब कोई टेंशन नहीं है। चले, वह कौन सा शब्द है जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के महत्व को वर्णन करता है। सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक 19 जून 2022, ठीक है, ध्यान से बताइए। वह कौन सा शब्द है जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के महत्व का वर्णन करता है। देखो, जब किसी के महत्व की बात करते हैं, तो महत्व का मतलब हो जाता है कि उसकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं। सिंपल प्रश्न, सीधा प्रश्न, ठीक है, कि अगर हम बात करें कि वह कौन सा शब्द है जो सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन के महत्व का वर्णन करता है, तो क्वालिटी होगी, तो वही आपका क्या हो जाएगा, उसका वर्णन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, क्लियर। चलिए, एक्यूरेसी नहीं आएगी। सॉफ्टवेयर गुणवत्ता आश्वासन यानी कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस
एनकम्पसेस, यानी कि में क्या क्या शामिल है, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, दोनों या दोनों ही नहीं। देखो जब आप लोग किसी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को अश्योर करते हो, है ना भाई, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को अश्योर करते हो तो आप लोगों को डेटा को वेरीफाई करना पड़ेगा, और डेटा को वेरीफाई करने के बाद में उसे वैलिडेट भी करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन सही है कि जब भी आप लोग सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की बात करो तो वहाँ पर आप लोगों के पास में क्या होना चाहिए, वहाँ पर आपके पास में वैलिडेशन भी होना चाहिए और वहाँ पर वेरिफिकेशन भी होना चाहिए। क्लियर? हाँ, दोनों ही हैं इसके अंदर, बिल्कुल बढ़िया। राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इमेज प्रोसेसिंग में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है? सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, साइबर फोरेंसिक। ध्यान से जवाब दो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इन इमेज प्रोसेसिंग? किसी भी इमेज को बनाने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रोसेस है वो क्या है? तो वो आप लोगों का हो जाता है यहाँ पर इमेज एक्विजिशन, यानी कि इमेज को लाना। तो जब आप लोगों के पास में इमेज आएगी तभी आप लोग बाकी काम कर पाओगे। सिंपल सी बात है भाई, इमेज को प्रोसेस करना है तो भाई फ़ोटो तो लाओ, प्रोसेस में कर दूंगा। रंगीन बनाना है तो फ़ोटो तो दो, रंगीन बना दूंगा। ये वाली बात है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि निम्नलिखित में से कौन सा इमेज प्रोसेसिंग का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है? तो इसे इमेज एक्विजिशन कहते हैं, इमेज को अपने अधिकार में लेना, ठीक है, इमेज को एक्वायर करना। क्लियर? चलो, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल नहीं है? लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, द स्पाइरल मॉडल, कोकोमो मॉडल। तो देखो एक जो है वो आप लोगों का कोकोमो मॉडल जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता, ठीक है। इसे कोकोमो को हम लोग कहते हैं कॉस्ट कंस्ट्रक्टिव मॉडल। कॉस्ट कंस्ट्रक्टिव मॉडल, यानी कि 21 का डी, यानी कि 21 का डी। एक मिनट, प्रश्न क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल नहीं है, प्रोटोटाइप मॉडल होगा। कोकोमो तो है, कोकोमो मॉडल, स्पाइरल मॉडल, लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल तो होता है, प्रोटोटाइप मॉडल नहीं होता है। मुझे लगा है, तो कोकोमो तो होता है, ठीक है। हाँ, कोकोमो तो होता है, प्रोटोटाइप मॉडल जो है नहीं आता, ठीक है। कोकोमो तो है एक्सप्लेनेशन में। हाँ, कोकोमो सही है, मैंने पढ़ा नहीं था प्रश्न। मॉडल नहीं है तो कोकोमो मॉडल होता है, स्पाइरल मॉडल होता है, लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल भी होता है, प्रोटोटाइप नहीं होता है ना। नहीं पूछा है तो कौन सा नहीं है, तो प्रोटोटाइप मॉडल जो है वो नहीं होता है। कोकोमो यानी कि कॉस्ट कंस्ट्रक्टिव मॉडल तो होता है, ये तो होता है। तो 21वें प्रश्न का राइट आंसर बी आएगा। 21वें का राइट आंसर बी आएगा। क्लियर यहां तक सबको? हाँ भाई, ये नहीं ही तो नहीं दिखता है। हाँ, वही, इस नहीं को मैंने गोल किया है फिर भी नहीं को नहीं देखा, हो जाता है। आगे चलते हैं 21 के बाद में 22। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ट्रांसलेटर्स, ये तो है सिस्टम आपके डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी प्रोग्राम है आपके, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ये क्या कहता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो है, ठीक है। हाँ, डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो है वो आप लोगों का सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। 22वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। डेटाबेस से रिलेटेड काम करता है, यानी कि सिस्टम से रिलेटेड काम करता है। क्लियर? हाँ भाई, प्रश्न संख्या 22 राइट आंसर आपका हो जाएगा यहां पर सी। चलो,
कौन सा सॉफ्टवेयर जटिलता का मापक है? बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक। इस प्रश्न पे ऑब्जेक्शन भी लगाया गया था, लेकिन प्रश्न बिल्कुल सही था, कोई चेंजेस इस प्रश्न में जो है वो नहीं किया गया था। ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है, जितनी लाइंस होगी उतना ही सॉफ्टवेयर जटिल होगा। माना कि एक सॉफ्टवेयर में 10 लाइन है, एक सॉफ्टवेयर में 10,000 लाइन है, तो जटिल कौन सा होगा? 10,000 वाला ही जटिल होगा। फिर नंबर ऑफ मैन ईयर्स, मैन ईयर्स मतलब कितने सालों तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। नंबर ऑफ फंक्शनल पॉइंट्स, कितने फंक्शनल पॉइंट्स, ये सारी चीजें मैटर करती है व्हेन यू टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटीज। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर की जटिलता का मात्रक क्या है? वो है आप लोगों का यहाँ पर कौन सा? वो है आप लोगों का सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ, सारे के सारे आपके जरूरी है। ठीक है, हाँ, खून के आंसू इसलिए रुलाता कि हो सकता है तुम भी कंप्यूटर अनुदेशक में 0.05, 0.13, 0.07 ऐसे रहे होंगे, है ना। चलिए, वह सॉफ्टवेयर जो प्रयोक्ता को दूसरे कंप्यूटर की गतिविधियों की गोपनीय सूचना को प्राप्त करने में सहायक है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी कंप्यूटर में घुस जाता है और उस कंप्यूटर में जितनी भी सिक्योर इन्फॉर्मेशन है ना, जितनी भी काम की इन्फॉर्मेशन है, उन सबको निकालने का काम करता है, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो इसे हम लोग कहते हैं जासूस, जो हमारी अनुमति के बिना जो है हमारे कंप्यूटर में एंट्री कर जाता है। इसे कहते हैं स्पाईवेयर, इसे कहते हैं स्पाईवेयर। ठीक है, जासूस सॉफ्टवेयर जो है वो आपका होता है। हाँ, भारी दुख है, 0.77 से रहे हैं, 0.24 से रहे हैं, 2 नंबर से रह गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इस बार आप लोगों से मुझे पक्का वो है कि आप लोग झंडे गाड़ दोगे सूचना सहायक में। ठीक है, वैसे बहुत सारे हैं जो आपके कंप्यूटर अनुदेशक में लगे हुए हैं निचली रैंक में, और वो अपने होम टाउन से, शहर से दूर हैं, तो वो अपने होम टाउन आने के लिए सूचना सहायक ज़रूर देंगे। और यकीन मानिए कि आधे से ज़्यादा जनसंख्या जो है ना, मतलब 10, 15, 20 हज़ार जो है वो कंप्यूटर अनुदेशक की घुस के तैयारी कर रहे थे, तो वो लोग तो आपके इस एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे, सीधी सीधी बात है। और बहुत सारे ऐसे भी है जो लगे हुए हैं, लग चुके हैं, ज्वाइनिंग कर लिए, वो भी सूचना सहायक के फॉर्म भर चुके हैं। मेरी नज़रों में ऐसे बहुत सारे आए, मिला मैं उनसे, बोला कि सर सूचना सहायक लगेंगे। तो देखो, और मैंने एक वीडियो बनाया था कि सूचना सहायक और अनुदेशक में से बेस्ट कौन। अगर आपको छुट्टियां चाहिए, इफ़ यू नीड वैकेशंस या हॉलीडेज चाहिए आप लोगों को, तब तो अनुदेशक सही है। और अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो फिर सूचना सहायक, क्योंकि हर 5 से 7 साल बाद सूचना सहायक के जो हैं वो प्रमोशंस होते हैं। हाँ, तो बहुत जल्द वो ग्रेड पे बढ़ जाता है। और शिक्षा विभाग का कंप्यूटर अनुदेशक 9 साल, 18 साल, 27 साल ऐसे उनकी डीपीसी होती है। ठीक है, तो इसलिए सूचना सहायक बेहतर भी है, तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन स्कूलों में छुट्टियां ज़्यादा मिलती है, ज़्यादा दुख दर्द है नहीं। तो जिनका हो चुका है, तो मेरा तो यही कहना है, सूचना सहायक एग्ज़ाम की सीटें ख़राब मत करो। जिनका हो चुका है वो आप लोगों के अपने ज्वाइनिंग करे रहो। और इस एग्ज़ाम में जिनका सिलेक्शन नहीं हो रखा था, जो थोड़े थोड़े रह गए थे ना, उनको घुसने दो ताकि वो अपना सिलेक्शन ले ले। ठीक है, बिल्कुल पधारिए, जोधपुर पधारिए। अगला है 25। वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर में से सभी डेटा को नष्ट करता। देखो, कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितने भी फाइल्स हैं, उन सब को जो नष्ट करने का काम है, यानी कि डिलीट करने का काम है, वो काम होता है स्वीपर का। देखो, हमारे घर में स्वीपर घुसता है ना, वो क्या करता है, सारी चीज़ें साफ सफाई कर करा के घर से बाहर निकलता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर स्वीपर शब्द यूज़ करते हैं, है ना। इसलिए हम लोग यहाँ पर स्वीपर शब्द यूज़ करते हैं। स्वीपर मतलब संपूर्ण साफ सफाई। स्वीपर यानी कि संपूर्ण साफ सफाई। ठीक है, तो अगर आपके कंप्यूटर में से सारे डेटा को नष्ट करवाना है, तो स्वीपर वहाँ पर सॉफ्टवेयर जो है वो लगा सकते हैं, जिससे कंप्यूटर डिलीट हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा। क्लियर, नाम ही स्वीपर है, ऐसा लगता है जैसे स्लीपर सेल है। हाँ, 25 के बाद आ जाओ। एक वीडियो में से निम्नलिखित में से किसका सीक्वेंस होता है? सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर साइबर फॉरेंसिक। जो एक वीडियो होता है उसमें किसका जो है सीक्वेंस होता है? आप लोगों ने कभी वीडियो बनाया है तो उसमें सुना होगा FPS। जब भी वीडियो बनाते हो तो FPS सुना होगा, यानी कि
फ्रेम्स पर सेकेंड। जिसमें ये FPS ज़्यादा होती है उनके स्लो मोशन के वीडियोस बहुत अच्छे बनते हैं। तो एक वीडियो जो होता है वो किसका सीक्वेंस है, वो है आपके फ्रेम्स का, 26 का है। एक वीडियो में बहुत सारी फ्रेम्स होती है, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता है फ्रेम अगर ज़्यादा बनेगी तो वीडियो क्लियर आएगा, फ्रेम अगर कम बनेगी तो वीडियो अटक जाएगा। ठीक है, तो FPS यानी कि फ्रेम पर सेकंड की स्पीड होती है जिसमें हम लोग इसको मापते हैं। ठीक है, हाँ। अगला, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा हेयर फेयर की गई छवि का पता लगाया जाता है? विच अमंग्स द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज आर यूजफुल फॉर डिटेक्शन ऑफ अ मैनिपुलेटेड इमेज? ठीक है, पहला, छवि में किसी वस्तु की रूपरेखा में अचानक परिवर्तन का विश्लेषण छवि के द्वारा एग्जिट डेटा की जांच करके हम लोग जो है कर सकते हैं, है ना। तो बताओ भाई 27 नंबर प्रश्न क्या आंसर होगा आपका? चलें आगे। 27वें का आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, दोनों ही बातें सही है, डी। वीडियो में मोशन ब्लरिंग क्यों होता है? वीडियो जो है उसमें मोशन ब्लरिंग क्यों होता है? देखो, आप लोग जब किसी इमेज को देखते हो, वीडियो को देखते हो, तो उसमें हल्का फुल्का ब्लर होता है ना। कभी साफ हो जाता है, कभी साफ नहीं होता है, कभी धुंधला धुंधला हो जाता है, ब्लर हो जाता है। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न क्या है कि कैमरे की गति, कैमरा इधर उधर घुमा देते हैं? नहीं, मोशन ऑफ व्हीकल। व्हीकल का मतलब होता है कि जिसका यूज़ करके हम लोग कैमरा चला रहे हैं वो अगर इधर उधर मूव होता है तो कभी कभी जो है धुंधलापन आ जाता है। ठीक है, बिजली की अस्थिरता नहीं हो सकता, कैमरे में लेंस में इशू भी नहीं हो सकता, है ना। लेंस का इशू तो चेंज हो सकता है। तो 28वें प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, हाँ, प्रश्न संख्या 28, राइट आंसर आपका बी। चलो, मूल विषय को किसी अन्य नाम से बदलने के लिए डिजिटल रूप से संपादित वीडियो को क्या कहा जाता है? डिजिटल फेक, मेटाडेटा, डीप फेक या एनिमेटेड वीडियो? प्रश्न को ध्यान से समझना। हाँ, ये प्रश्न कहता है कि ए वीडियो डिजिटली एडिटेड टू रिप्लेस ओरिजिनल सब्जेक्ट विद अनदर सब्जेक्ट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे कहा जाता है डीप फेक। मतलब क्या हुआ कि जैसे माना कि ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, यहाँ पर शाहरुख खान खड़ा है और शाहरुख खान यहाँ से छलांग लगा था सीधी नीचे, तो वास्तव में शाहरुख खान नहीं होता, उनका डुप्लीकेट होता है। इसे कहा जाता है डीप फेक। डीप फेक यानी कि मूल ऑब्जेक्ट को हटा करके दूसरा ऑब्जेक्ट लगा करके हमें दिखाया जाता है, इसे कहा जाता है डीप फेक, है ना। और ये फिल्मों में जो है सबसे ज़्यादा होता है। एक बंदा जो है सीधा उसे गायब करके उसका डुप्लीकेट लगा दिया जाता है ना। तो इसे हम लोग कहते हैं डीप फेक। तो अगर आपको कभी पूछे कि किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर दिया है तो ऐसे वीडियो को क्या कहते हैं? ऐसे वीडियो को डीप फेक कहते हैं। फेक का मतलब तो वैसे भी हो गया पायरेटेड, है ना, झूठा, और डीप फेक मतलब पूरा झूठा, हैंग आउट झूठा, डीप फेक। ठीक है, अगला सवाल, JPEG का मतलब क्या है? देखो, JPEG जो है वो एक इमेज का फॉर्मेट है और इसे कहा जाता है जॉइंट, कोई पिक्चर कहते हैं लेकिन पिक्चर गलत है, फोटोग्राफिक, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। क्लियर? हाँ, अच्छा सवाल है। JPEG का पूरा नाम आपका होता है, हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, ठीक है, तो हमने 30 नंबर प्रश्न किए हैं, तो 31 नंबर प्रश्न है हमारा आज का पहला। ठीक है, निम्नलिखित में से
आवाज की एनहांसमेंट में किन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? देखो, आवाज के एनहांसमेंट मतलब जब आप लोग चाहते हो कि आपकी आवाज जो है उसमें एनहांसमेंट हो, इंक्रीमेंट हो, आवाज को बढ़ाने के लिए, आवाज को इंक्रीज करने के लिए आप लोग निम्नलिखित में से किस प्रकार का जो है आप लोगों को यूज करना है ना? किसका यूज करोगे? गोल्ड वेव, ऑडिसिटी, प्राट या उपरोक्त सभी? अब आवाज का एनहांसमेंट करना है और ये प्रश्न था सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर साइबर फोरेंसिक 11 जून 2022। ठीक है, नमस्कार। तो यहां पर आप लोगों के पास में आ जाएगा कि जितने भी ऑप्शन आप लोगों के पास में अवेलेबल है वो सारे के सारे जो है ना, चारों ही ऑप्शन जो है यानी कि गोल्ड वेव, ऑडिसिटी, प्राट, ये तीनों ही जो है ऑडियो एनहांसमेंट करने के सॉफ्टवेयर है ना। तीनों ही सॉफ्टवेयर ऑडियो एनहांसमेंट करने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। क्लियर? क्वेश्चन संख्या 31, राइट आंसर आपका हो जाएगा यहां पर डी, सभी के सभी ऑप्शन आवाज को एनहांसमेंट करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। क्लियर? 32 नंबर प्रश्न, फाइल बनाने से पहले उपयोगकर्ता किस आवंटन विधि में फाइल को आकार देता है? असिस्टेंट डायरेक्टर साइबर फोरेंसिक 10 जून। इन विच एलोकेशन मेथड डज द यूजर साइज द फाइल बिफोर क्रिएटिंग द फाइल? मतलब यूजर जो है फाइल बनाने से पहले फाइल को आकार देता है। कंटाजियस, लिंक्ड, इंडेक्स या इनमें से कोई नहीं। 32 नंबर प्रश्न देखो कि जब आप लोगों को बात ये कहा जाए कि जब आपको फाइल बनाना है उससे पहले एलोकेशन विधि के द्वारा, यानी कि इन विच एलोकेशन मेथड डज द यूजर साइज द फाइल बिफोर क्रिएटिंग द फाइल, तो यहां पर क्या होता है? कंटाजियस। कंटाजियस मतलब होता है कहीं से भी किसी भी प्रकार की फाइल, किसी भी साइज की फाइल जो है एलोकेट की जा सकती है। तो उस फाइल को बनाने से पहले, उस फाइल के लिए मेमोरी एलोकेट करने से पहले जो है वो एक स्टेटस बनाया जाता है। यूं समझ लो कि एक पर्टिकुलर यूं ध्यान में रख के बनाया जाता है कि हाँ, मेरी जो फाइल है वो शायद 10 MB की हो सकती है, तो 10 MB का ब्लॉक एलोकेट कर दिया जाता है और इसके लिए हम लोग कंटाजियस एलोकेशन या कंटाजियस मेथड का यूज करते हैं। आई रिपीट कि जब आप लोग फाइल को बनाने की कोशिश करते हो, एक तो होता ना कि हम लोग फाइल बनाते हैं, जैसे MS वर्ड हो गया, फाइल खोला, फाइल को आपने बनाया, जितनी बड़ी होगी उतनी बड़ी साइज हो जाएगी। फाइल 300 KB की है तो मेमोरी भी 300 KB की हो जाएगी। कंटाजियस ये बोलता है कि जब आप लोग फाइल बनाओ उससे पहले एक पर्टिकुलर ब्लॉक ले लो, यानी कि जैसे 10 MB का ब्लॉक दे दो सर, हमें फाइल बनानी है, तो उस ब्लॉक में ही आप लोग फाइल बनाओगे। फिर अगर उस ब्लॉक से आपकी फाइल बड़ी हो जाए तो उस कंडीशन में आप लोगों को जो है एक्स्ट्रा मेमोरी जो है एलोकेट करवानी पड़ती है, अदरवाइज उस पर्टिकुलर ब्लॉक में आप काम कर लेते हो। दूसरी बात कि सर अगर हमने फाइल बना दी 1 MB की, लेकिन हमारे पास 9 MB फाइल, 9 MB जो स्पेस है वो खाली है, तो सर हम बाकी 9 MB का क्या करेंगे? क्या उसे रीएलोकेट किया जा सकता है? रीएलोकेट किया जा सकता है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक प्रकार का मेथड है, एक प्रकार की तकनीक है जिसका यूज करते हुए हम लोग काम करते हैं। ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ टेक्निक इन विच वी जस्ट प्रिपेयर फाइल्स एंड वेरियस काइंड ऑफ ऑपरेशंस वी डू ऑन द पर्टिकुलर फाइल्स, है ना, तो उनके ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो ये हो जाएगा कंटाजियस। अगला, निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर? डायरेक्टरी के स्ट्रक्चर जो होते हैं, हाँ, एरे में तो हम जैसे जैसे एरे बनाएंगे वैसे वैसे फाइल एलोकेट होती जाएगी, है ना। यहां पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर? असिस्टेंट डायरेक्टर साइबर फोरेंसिक एग्जाम में यह प्रश्न आया था। एक्रिलिक ग्राफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, ट्री स्ट्रक्चर्ड डायरेक्टरी या स्टेक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। यानी कि जब आप लोग किसी डायरेक्टरी को बनाओ तो उस डायरेक्टरी में आप लोगों के लिए किस प्रकार का स्ट्रक्चर अवेलेबल होता है, किस प्रकार का ढांचा आप लोगों के लिए जो है वो एलोकेट किया जाता है ना, किस प्रकार का ढांचा जो है वो एलोकेट किया जाता है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। तो इसका आंसर आप लोगों का 33 का हो जाएगा कि जब आप लोग एक प्रकार नहीं है तो स्टेक जो है वो खुद क्या है? स्टेक जो है वो एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर होता है। अनुदेशक के टाइम हम लोगों ने पढ़ा था। तो डेटा स्ट्रक्चर का प्रकार है, ये किसी भी प्रकार का एक फाइल स्ट्रक्चर या डायरेक्टरी स्ट्रक्चर नहीं है। जब डेटा को स्टोर किया जाता है तो हम लोग जो है स्टेक का यूज करते हैं। भाई डेटा को विभिन्न अलग अलग प्रारूप में डिस्प्ले करना या अवेलेबल करवाना या लोकेट करवाना जो है वो आप लोगों का डेटा स्ट्रक्चर से संबंधित है और उसका एक प्रकार है स्टेक, जिसमें लीनियर
शेप में डेटा एलोकेट किए जाते हैं। तो स्टेक जो है ना, स्टेक जो है वो आपका है, तो एक प्रकार नहीं है, तो स्टेक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो है ना, इस प्रकार नहीं है सर, ये है प्रकार नहीं है की बात कर रहा हूं ना मैं, यही तो बोल रहा हूं कि प्रकार नहीं है। तो स्टेक तो एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है, वो डायरेक्टरी नहीं है। एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है, वो डायरेक्टरी नहीं है ना। हाँ, ये एग्जाम आरपीएससी कंडक्ट करवाता है, जितने भी साइबर फोरेंसिक के होते हैं वो आरपीएससी कंडक्ट करवाता है। विच इमेज कंप्रेशन प्रोवाइड सम लॉस ऑफ क्वालिटी, असिस्टेंट डायरेक्टर साइबर फोरेंसिक्स 10 जून 2022। यानी कि ऐसा कौन सा मेथड है, ऐसा कौन सा इमेज कंप्रेशन टूल है या इमेज कंप्रेशन मेथड है जिसमें आपकी इमेज की क्वालिटी जो है वो थोड़ी कम होती है। ठीक है, इमेज की क्वालिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, उप्स और जावा तो सिलेबस में नहीं है, उप्स के कंसेप्ट पढ़ लो, बहुत है। क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, ये काइंड ऑफ प्रश्न। लॉसी हानिपूर्ण, लॉसलेस यानी नुकसान कम, सेल आधारित या ऑब्जेक्ट आधारित। तो कौन सी मेथड है जिसमें ये खुद नहीं है, ये कुछ है। ठीक है, तो किस प्रकार के मेथड में इमेज को जब कंप्रेस किया जाता है, ये तो आप लोग भी समझते हो कि इमेज जब कंप्रेस होती है तो थोड़ा बहुत उसे नुकसान होता है ना। तो किस प्रकार की इमेज कंप्रेशन मेथड में नुकसान जो है थोड़ा सा होता है, ज़्यादा नहीं होता, इसे हम लोग यहाँ पर कहते हैं लॉसी। इसे हम लोग कहते हैं लॉसी। और लॉसी जो मेथड है, लॉसी जो इमेज कंप्रेशन मेथड है, इसके अंदर आप लोगों की जो फाइल है वो आप लोगों की कम नुकसान पहुँचाई जाती है। ठीक है, एक और देखो, जो ज़्यादा हानि है वो होती है व्हाट्सएप में। जब हम लोग व्हाट्सएप में कोई भी 10 MB की फ़ाइल या 5 MB की फ़ाइल भेजते हैं, वो कुछ केबीज में कन्वर्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली, ताकि बैंडविड्थ पे असर कम पड़े। देखो बैंडविड्थ क्या होती है, जब हम लोग किसी फाइल को भेजते हैं या किसी फाइल को रिसीव करते हैं तो उस समय हम लोग बैंडविड्थ का यूज़ करते हैं ना। डेटा को भेजते समय जो हम बैंड यूज़ करते हैं साइज़ का, वो बैंडविड्थ है। ठीक है, तो ये जो मेथड है आप लोगों के लिए लॉसी यानी हानिपूर्ण, इसमें जो है इमेज कंप्रेशन जो है, ये जो टूल है वो इमेज की क्वालिटी में कम नुकसान पहुंचाता है लेकिन साइज कम कर देता है। ठीक है, एक साइज भी कम करो और क्वालिटी भी कम करो, एक साइज कम कर दो भले ही, लेकिन क्वालिटी में कमी नहीं होनी चाहिए। तो कम हानि करता है, कम जो है ये आप लोगों के नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, इसलिए इसे हम लोग लॉसी बोलते हैं। अगला DAQ यानी कि डेटा एक्सेप्टेंस बोला जाता है इसे, एक्विजिशन। हार्डवेयर किस प्रकार का इंटरफेस बनाता है, असिस्टेंट डायरेक्टर, है ना। ये प्रश्न, ये जो पेपर था ये बहुत ही अच्छे लेवल का आता है, मास्टर डिग्री लेवल के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो इंटरफेस बिटवीन टू सिमिलर कंप्यूटर, समान कंप्यूटरों के बीच इंटरफेस, कंप्यूटर और सिग्नल के बीच इंटरफेस, भिन्न सिग्नलों के बीच इंटरफेस या समान सिग्नलों के बीच इंटरफेस। तो डेटा एक्विजिशन जो है, व्हाट टाइप ऑफ इंटरफेस डज अ DAQ हार्डवेयर क्रिएट्स, 35 नंबर प्रश्न। देखो क्या होता है कि जब हम किसी को डेटा भेजते हैं, ठीक है, जब हम किसी को डेटा भेजते हैं तो उस समय क्या होता है, उस समय दो पर्टिकुलर जो डिवाइसेस है, यानी कि मेरे पास में डेटा आ रहा है, ठीक है, मेरे पास में डेटा आ रहा है, उस कंडीशन के अंदर सिग्नल जो है और मेरे कंप्यूटर है ना, मेरा जो कंप्यूटर हार्डवेयर है, इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है डेटा एक्विजिशंस। मतलब डेटा हमारे लायक है या नहीं है, डेटा हमारे लायक है तो हम उसे यूज़ करेंगे, हम उसे लेंगे, अदरवाइज हम उसे नहीं लेंगे। तो ये बोला जाता है डेटा एक्विजिशन। यानी कि क्या हुआ, मैंने आपको कोई फाइल भेजी, वो आपके काम की है तो आप लोग रखोगे, नहीं तो डिलीट कर दोगे, दैट इज डेटा एक्विजिशन। भाई काम की होती तो हम उसे एक्वायर कर देंगे, नहीं तो हम लोग उसे हटा देंगे। सेम मेथड है कि DAQ हार्डवेयर किस प्रकार का इंटरफेस बनाता है, कंप्यूटर और सिग्नल के बीच इंटरफेस बनाता है। अगर डेटा काम का होगा तो पहुंचेगा, नहीं तो उसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो डेटा एक्विजिशन जो हार्डवेयर है ये उसकी बात करता है। ठीक है, क्वेश्चन 35 राइट आंसर आपका हो जाएगा यहां पर कंप्यूटर और सिग्नल यानी कि बी। डिजिटल प्रारूप में वीडियो संपादन है, यानी कि वीडियो एडिटिंग इन डिजिटल फॉर्मेट। जब डिजिटल फॉर्मेट में वीडियो एडिटिंग करी जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन लीनियर एडिटिंग, लीनियर असेंबल एडिटिंग, इन कैमरा एडिटिंग या सीक्वेंशियल एडिटिंग। अब देखो डिजिटल प्रारूप में
डिजिटल प्रारूप में जब आप लोग वीडियो एडिटिंग करते हो तो उसे क्या कहते हैं? अब डिजिटल प्रारूप में क्या हो गया, जैसे यूँ समझो शादी ब्याह में कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करने आता, ठीक है, तो माना कि सबसे पहला फंक्शन जो था वो आप लोगों का था विनायक का फंक्शन, उसके बाद में हल्दी का फंक्शन आ गया, उसके बाद खाना था। तो आप देखते हो कि विनायक पूजन करते करते समय बीच में आप लोगों के हल्दी की फोटो आ जाती है, बीच बीच में खाने की फोटो आ जाती है। इसे वीडियो एडिटिंग कहते हैं। तो वीडियो एडिटिंग जो है वो लीनियर नहीं चलता है, क्योंकि उसमें हम लोग किसी भी पर्टिकुलर जगह से पिक्चर उठा करके उसे मिक्स कर सकते हैं। तो वीडियो एडिटिंग जो है हमेशा नॉन लीनियर होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। वीडियो एडिटिंग जो है वो हमेशा नॉन लीनियर आता है। आई रिपीट, वीडियो एडिटिंग हमेशा नॉन लीनियर जो है वो आता है। ठीक है, अगला डेटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या हो गया? स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एग्जाम 18 दिसंबर 2021। डेटा को ऑर्गेनाइज करना, डेटा को यूजफुल बनाना, डेटा को कलेक्ट करना, या सभी के सभी? यस, यानी कि डेटा प्रोसेसिंग मतलब क्या? 37 नंबर प्रश्न, 37 नंबर प्रश्न। हाँ भाई, सरकारी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। डेटा को व्यवस्थित करना भी डेटा की प्रोसेसिंग है, डेटा को यूजफुल बनाना भी डेटा की प्रोसेसिंग है, और डेटा को कलेक्शन करना भी डेटा की प्रोसेसिंग में ही काम करता है। अगर प्रॉपर आंसर बात करें इन तीनों में से, है ना, इन तीनों में से पूछे कि कौन सा सही है, तो डेटा को यूजफुल बनाना इज डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, अगर तीनों में से बेहतर पूछे तो दैट इज मेकिंग डेटा यूजफुल। ठीक है, बट हाँ, इसमें हमारे पास में सभी के सभी सही है। ठीक है, सकलाई सही है, बहुत बढ़िया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? हेडमास्टर एग्जाम में आया था 11 अक्टूबर 2021। ठीक है, चलो। हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम के भौतिक उपकरणों को संदर्भित करता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के संग्रह को संदर्भित करता है। प्रोग्राम एक भाषा में लिखे गए निर्देशों का एक क्रम है जिसे कंप्यूटर द्वारा समझा जा सकता है, या ये सभी? अगेन बहुत प्यारा प्रश्न और बहुत प्यारा ऑप्शन। सभी के सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। एसएमपीएस का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर में एसएमपीएस का पूरा नाम क्या है? एसएमपीएस का मतलब होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ठीक है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। क्लियर? अब ये क्या करता है? ये कंप्यूटर का पावर सप्लाई है। कंप्यूटर का जो मेन पावर सप्लाई है वो यही है। इसी के द्वारा कंप्यूटर को पावर जो है वो प्रदान की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर में एसएमपीएस के थ्रू ही जाती है। कंप्यूटर के बैक साइड में एसएमपीएस लगता है जिसमें हम पावर केबल लगाते हैं, और वहाँ से कंप्यूटर के अलग अलग भागों तक जो है वो बिजली को, पावर को पहुँचाया जाता है। ठीक है, चलो। लिनक्स और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो हैं वो किसके उदाहरण हैं? देखो, लिनक्स जो है वो आप लोगों का एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट जो है वो आप लोगों का क्या है? वो भी आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसे हम लोग रखते हैं सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, यानी कि सिस्टम को मैनेज करने वाले जो सॉफ्टवेयर है वो यही है ना। इसीलिए हम लोग इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों सिस्टम सॉफ्टवेयर है। हाँ, पढ़ सकते हैं TG2 वाले भी, कोई समस्या नहीं है।
क्लियर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। अगला सॉफ्टवेयर उपागम तकनीकी, यानी कि देखो सॉफ्टवेयर अप्रोच। कंप्यूटर साइंस की दुनिया में जब हम लोग टीचर को ऐड करें, है ना, कंप्यूटर के द्वारा जब पढ़ाया जाता है तो वहां पर 3 मेथड आती है। एक होती है हार्डवेयर अप्रोच, एक होती है सॉफ्टवेयर अप्रोच। अब इन दोनों में क्या अंतर है? तो हार्डवेयर क्या है, देखो जब हम लोग पढ़ाते हैं तब हार्डवेयर क्या है और जब हम लोग पढ़ाते हैं तब सॉफ्टवेयर क्या है। तो देखो जो पढ़ाया जाता है, मैं आप लोगों को जो चीज़ पढ़ाता हूं वो आप लोगों को कहा जाता है सॉफ्टवेयर, और जिनके द्वारा पढ़ाता हूं, जैसे मैं आप लोगों को बोल के पढ़ा रहा हूं तो ये सॉफ्टवेयर है, लेकिन मैं पेन का यूज़ करके पढ़ा रहा हूं, हार्डवेयर है। मैं बोर्ड का यूज़ कर रहा हूं, ये हार्डवेयर है। इंटरनेट कनेक्शन सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट कोई डब्बा थोड़ी है, इंटरनेट कनेक्शन एक प्रकार का जो है वो आप लोगों का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जैसे आपको बोल दिया यहां पर स्लाइड क्या है, सॉफ्टवेयर है। ये सारे के सारे जो है सॉफ्टवेयर कैटेगरी के अंदर जो है आते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस की प्रॉब्लम है ना वो सारे उसे एक एक्सेल जो मैंने एक फॉर्म भेजा था उसमें डाल दीजिएगा, मैं आप लोगों को सारे सोल्यूशन एक साथ करवा दूंगा, क्योंकि अब वो मिस है और ना मेरे पास अवेलेबल है तो मैं नहीं बता सकता, ठीक है। सब लोग फॉर्म भरो ताकि वहाँ पर आप लोगों के जो है जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे ना उन सबको एक साथ में ले लूँगा। तो ये हो जाएगा कि कंक्रीट यानी कि मूर्त, यानी कि जो अवेलेबल होती है हमारे सामने, और जो अमूर्त है वो हमारे सामने अवेलेबल नहीं होती है। तो सॉफ्टवेयर जो है उसके बारे में बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कभी कभी बात करें तो सॉफ्टवेयर तो हम लोग वो है कि जिसे हम लोग टच नहीं कर सकते, और हार्डवेयर कौन है जिसे टच कर सकते हैं। तो जो मूर्त है वो है कॉन्क्रीट, और अमूर्त जो है वो है आपका कौन, वो है आपका जिसे हम लोग टच नहीं कर सकते, एब्स्ट्रैक्ट। अब देखो तो सॉफ्टवेयर उपागम तकनीकी, अब सॉफ्टवेयर अप्रोच जो है वो किस प्रकार की तकनीक है, तो मूर्त है, अमूर्त है, दोनों ही है या दोनों ही नहीं है, दोनों है, दोनों ही नहीं है, या मूर्त है या अमूर्त है, बताओ। बताओ। सी, कुछ लोग बी पे चल रहे हैं, कुछ लोग एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट दोनों ले रहे हैं, कुछ बीबीसी ले रहे हैं, बहुत बढ़िया। एबीसी ले लेते कुछ तो मिलता, बीबीसी में तो कहाँ अटकोगे। अब देखो जो सी दे रहे हैं, सी कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट दोनों हैं, तो सॉफ्टवेयर अप्रोच जो है वो, हाँ आई कैन टच एंड फील हार्डवेयर, बहुत बढ़िया, तुम हार्डवेयर को फील कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। देखो हाँ, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा बुक के अंदर, ठीक है। ये बुक में सी ऑप्शन दिया गया है इसका, जिसे केवल हम लोग एब्स्ट्रैक्ट में पढ़ेंगे, इसे मूर्त में नहीं पढ़ेंगे। मूर्त का मतलब होता है कॉन्क्रीट जो हमारे सामने है, और सॉफ्टवेयर तकनीक हमारे सामने नहीं होती है, हमारे सामने केवल हार्डवेयर तकनीक होती है। हार्डवेयर तकनीक जो है वो कॉन्क्रीट है, मूर्त है, और सॉफ्टवेयर तकनीक जो है वो अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है, जो हमारे सामने उपलब्ध नहीं है, ठीक है। हाँ देख लिया अप्रोच है, लेकिन अप्रोच जो मेथड है वो सॉफ्टवेयर की है, हार्डवेयर की नहीं है। अगर खाली अप्रोच शब्द होता कि भाई तुम किसी भी काम करने के लिए कौन सी अप्रोच यूज करोगे, तब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों आता है, लेकिन जब सॉफ्टवेयर शब्द आ गया तो इसका मतलब केवल बी होगा, यहाँ पर सी नहीं होगा, ठीक है। इसके ओरिजिनल पेपर से इस प्रश्न को रिमूव किया गया था, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्शन मिले थे कि सी ऑप्शन भी सही हो सकता है। गुस्से में आकर के प्रश्न ही डिलीट कर दिया, भाई कुछ भी नहीं रखेंगे। चलो, कंप्यूटर हार्डवेयर किसके बिना काम नहीं कर सकता। देखो हम बहुत बार पढ़ते हैं कि तेरे बिना मैं नहीं और मेरे बिना तू नहीं, ये हम कंप्यूटर में कहाँ पढ़ते हैं भाई, तेरे बिना मैं नहीं और मेरे बिना तू नहीं। तो ये कहा जाता है
कि सॉफ्टवेयर जो है वो बिना हार्डवेयर के रन नहीं हो सकता, और हार्डवेयर जो है वो बिना सॉफ्टवेयर के नहीं चल सकता। भाई आपको कीबोर्ड चलाना है तो उसका डिवाइस ड्राइवर कंप्यूटर में होना चाहिए, और अगर आप लोगों को कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर चलाना है तो उसके लिए हार्डवेयर की ज़रूरत है। तो सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर नहीं चलता, हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर नहीं चलता, इसलिए इन दोनों को एक दूसरे का पूरक कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं, क्योंकि बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर जीरो है और बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर जीरो है, इसलिए दोनों में से जो है दोनों का होना ज़रूरी है। क्लियर? निम्नलिखित में से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है? देखो, वर्ड प्रोसेसर जो है वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। डीबीएमएस जो है वो भी एप्लीकेशन कैटेगरी में आता है, स्प्रेडशीट भी एप्लीकेशन कैटेगरी में आता है। अब देखो, जब आप लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ते हो, तो इस सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आप लोगों को जो है वो एक नया सॉफ्टवेयर मिलता है जिसका नाम है हमारा सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर। सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर में जब जाते हो तो वहाँ पर आप लोगों को मिलता है यूटिलिटी, ठीक है। यूटिलिटी में जाते हो तो वहाँ पर आपको मिलता है लिंकर, वहाँ पर आपको मिलता है लोडर, वहाँ पर आप लोगों को मिलता है डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। तो ये जो लिंकर है ये आप लोगों का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। प्रश्न संख्या 30, राइट आंसर डी, ठीक है भाई। 30 में डी हो जाएगा, 50 में डी, सॉरी। 51 नंबर, विथ एनी गिवन बूलियन एक्सप्रेशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग डैश। किसी दिए गए बूलियन अलजेब्रा को डैश के द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। भाई बूलियन अलजेब्रा को अगर क्रियान्वित करना है तो आपके पास में क्या चाहिए? बूलियन अलजेब्रा को एग्जीक्यूट करना है तब आपको क्या चाहिए? बूलियन अलजेब्रा को डैश के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। बूलियन अलजेब्रा को डैश के द्वारा एग्जीक्यूट किया जा सकता है। एंड गेट। तो देखो, और एंड जो है, देखो बूलियन अलजेब्रा क्या कहता है? बूलियन अलजेब्रा कहता है कि यहां पर 3 इंपॉर्टेंट गेट है। कौन कौन सा? एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। इन तीनों गेट को एक साथ पढ़ना है। तो अब इन तीनों गेट को एक साथ पढ़ना है तो हम इन तीनों के कॉम्बिनेशन यूज कर लेते हैं। क्या कि अगर हम लोग एंड प्लस और यूज करेंगे तो इसे कहेंगे हम लोग नेंड, है ना, नेंड, ठीक है। और जब हम लोग यहाँ पर ये यूज करेंगे आपका एंड प्लस नोट, सॉरी, एंड प्लस नोट, और प्लस नोट यूज करेंगे तो यहाँ से एन और एंड, यहाँ से एन और, तो यहाँ पर यूज हो जाएगा नोर, ठीक है। तो बूलियन अलजेब्रा को अप्लाई करना है तो आप लोग नेंड और नोट लो, नेंड और नोर ले लो। तो नेंड और नोर में क्या हो जाएगा? एंड भी है, और भी है, नोट भी है, तीनों ही गेट जो है वो आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है। तो एंड और आपका नोट जो है वो नेंड बनाता है, और नोर आपका जो है, नोट जो है आपका वो आप लोगों को क्या बनाता है? नोर बनाता है। क्लियर? हाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 51 के बाद में 52। डैश इज यूज्ड टू डेवलप बैकएंड ऑफ एन एप्लीकेशन। किसी भी एप्लीकेशन के जो बैकएंड की बात करें, किसी भी एप्लीकेशन के जब बैकएंड की बात करें तो क्या होता है? जैसे आपने कोई फॉर्म भरा, आपने, जैसे मैंने आपको बोला था कि फॉर्म भरो, आपने लिखा नाम राजू, काम काजू बेचना, कहाँ रहते हो? गाजू के अंदर, ठीक है। तो हो गया भाई, राजू कहाँ रहता है? गाजू में, करता क्या है? काजू बेचता है। तो ये 3 चीजें आपने भरी। जैसे तीनों चीजें आपने भरी तो वो तीनों चीजें आप लोगों की जो है वो कहाँ चली जाएगी? कंप्यूटर में सेव हो जाएगी। तो भाई उस पर्टिकुलर फॉर्म के बैक साइड में क्या काम कर रहा है? डेटाबेस काम कर रहा है। इसीलिए आप लोग जब भी कोई इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हो वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों की डेटाबेस में जाकर के जो है वो सेव हो जाती है, ठीक है। तो वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द यूजर इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस एट बैकएंड लेवल, है ना, बैकएंड लेवल पे डेटाबेस में सेव हो जाती है। क्लियर? प्रश्न संख्या अगला
54 सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिन्हें कानूनी तौर पर संकलित किया जा सकता है और आमतौर पर निःशुल्क उपयोग में लिया जाता है। यानी कि देखो, जब आप लोग गूगल प्ले स्टोर यूज में लेते हो सब लोग मोबाइल में, अब क्या होते हो, जैसे आप लोगों को व्हाट्सएप यूज करना है, ठीक है, और व्हाट्सएप यूज करना है तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर में जाते हो, व्हाट्सएप पर आप लिखते हो और व्हाट्सएप जो है इंस्टॉल कर लेते हो, ठीक है। तो व्हाट्सएप जो है वो आप लोगों का फ्री सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये भी तो कह रहा है कि जिसे निःशुल्क उपयोग में किया जा सकता है, लेकिन ये जो फ्री सॉफ्टवेयर है उसके साथ साथ में ये रजिस्टर भी है, यानी कि इसकी जो है वो आप लोग कॉपी नहीं बना सकते, क्योंकि यह सॉफ्टवेयर जो है वो कॉपीराइट होता है, ठीक है, कॉपीराइट होता है। इसलिए कहते हैं कि जब ऐसे सॉफ्टवेयर जो होते तो फ्री में अवेलेबल होते हैं, लेकिन वो जो है वो कानूनी तौर पर, यानी कि उन्हें आप लोग इलीगली यूज में नहीं ले सकते हो। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कहते हैं। सूचना सहायक 2018 का प्रश्न है, ठीक है। बुक में शायद इसमें स्टार लगाया हुआ है, तो इसका आंसर करेक्ट कर लेना, 54 का डी राइट आंसर होगा, ठीक है। किताब में स्टार है, ठीक है। इन्हें पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कहते हैं और एग्जाम में इस प्रश्न को हालांकि हटाया ही गया था, लेकिन आंसर फिर भी इसके अंदर डी है, ठीक है। इन्हें पब्लिक डोमेन कहते हैं। पब्लिक डोमेन मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर स्पेस जहां पर पब्लिक जो है किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को जाकर के एक्सेस कर सकती है। ऐसा पर्टिकुलर प्लेस जहां पर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जाकर के अपना पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर एक्सेस कर सकता है, ठीक है। दैट इज नॉन एज आपका पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, ठीक है। बात करेंगे आगे। विच is not a feature of a GUI that makes learning a program easy for users। यानी कि कौन सी GUI की विशेषता नहीं है जो यूजर्स के लिए एक प्रोग्राम सीखना आसान बनाती है। सूचना सहायक 2018 में आया था। WYS WYG फॉर्मेट, डायलॉग बॉक्स, विस्तृत कुंजी, स्टोरोक और आदेश या आइकन्स। 55 नंबर प्रश्न राइट आंसर बना तो, ठीक है। एक्सप्लेनेशन तो शेयरवेयर का दिया है सर ने। बेटा मुस्कान, शेयरवेयर क्या होता है अगर तुम्हें आता है तो शेयरवेयर जो है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपको फ्री में अवेलेबल होता है, लेकिन कुछ समय बाद में यू हैव टू परचेज दिस, ठीक है। जैसे आप लोगों ने किसी एंटीवायरस को डाउनलोड किया, 30 दिन के लिए यूज हुआ, 30 दिन के बाद में उसे आप लोग खरीदोगे तभी वो काम करेगा, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। दैट इज शेयरवेयर। इसे हम लोग डेमो सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, ठीक है। कुछ सॉफ्टवेयर तो 7 दिन ही प्रदान करते हैं, ठीक है। आप 7 दिन तक यूज में ले, उसके बाद में आपको पसंद आए तो रख लेना, नहीं तो आप लोग उसे हटा देना। फर्मवेयर जो होता है वो हम मेमोरी में पढ़ चुके हैं, रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम फर्मवेयर कहलाते हैं, ठीक है। हाँ, यहां पर आ जाओ। देखो 55 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सी GUI की विशेषता नहीं है जो प्रोग्राम सीखना आसान बनाता है। WYS WYG यानी कि what you see is what you get, what you see is what you get। क्या मतलब हुआ कि जैसा देखोगे वैसा मिलेगा। ये दूसरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, बहुत बार पूछा जाता है। MS वर्ड का दूसरा नाम क्या है? what you see is what you get, what you see is what you get। तो ये तो होता है। डायलॉग बॉक्सेस भी चलते हैं, आइकन भी चलते हैं। अब देखो डिटेल्ड की स्ट्रोक एंड कमांड्स, अगर मैं आपको कमांड लिखना सिखा दूं दैट डजंट मीन कि आपको प्रोग्रामिंग आएगी। कीबोर्ड पर खटके दबाना सिखा दूं उससे भी मतलब नहीं है कि आपको प्रोग्रामिंग आएगी। तो दैट डज नॉट मीन दैट यू विल लर्न प्रोग्रामिंग। अगर मैं आपको खटके दबाने सिखा दूं कीबोर्ड पे तो वो मैटर नहीं करता। सी इज द राइट ऑप्शन, इससे आपको प्रोग्रामिंग नहीं आने वाली। 56 वह फाइल एक्सटेंशन जो किसी इंस्ट्रक्शन को निष्पादित करने के लिए, देखो जब माइक्रो कंट्रोलर की बात होती है, जब माइक्रो कंट्रोलर की बात होती है तो वहाँ पर जब भी हम लोग कोई फाइल अपलोड करते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन अपलोड करते हैं, तो वो इंस्ट्रक्शन जो है वो हेक्सा में अपलोड होता है और इसलिए यहाँ पर एक्सटेंशन जो है फाइल का वो भी हेक्स में होता है, वो भी हैज में होता है, ठीक है। हाँ क्लियर। प्रश्न संख्या 56 हेक्सा में जो है वो आपके माइक्रो कंट्रोलर में कमांड को लिखी जाती है ना। माइक्रो कंट्रोलर में कमांड है तो वो हेक्सा में लिखी जाएगी।
क्लियर? चलिए आगे चलते हैं 56 के बाद। निम्नलिखित में से कौन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? एलडीसी 2018 में प्रश्न पूछा था। डिवाइस ड्राइवर जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। टेली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। टेक्स्ट एडिटर यानी कि नोटपैड, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन केवल एक ही है, ठीक है। यानी कि डिवाइस ड्राइवर जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर है। .txt का मतलब टेक्स्ट फाइल, नोटपैड में बनने वाली फाइल का एक्सटेंशन .txt होता है, .txt होता है। कंप्यूटर सिस्टम से फाइल को परमानेंटली डिलीट करने के लिए हमें दबाना पड़ता है। बहुत इजी प्रश्न है, सबका सही होना चाहिए। लाइब्रेरियन में पूछा गया था 2016 में कि कंप्यूटर में से किसी भी फाइल को स्थायी रूप से डिलीट करना चाहो तो आप लोग किसका प्रयोग करोगे? कंप्यूटर में से स्थायी रूप से किसी फाइल को हटाना चाहो तो आप किसका प्रयोग करोगे? तो हम यूज करेंगे शिफ्ट प्लस डिलीट का। क्लियर? 58 में ए। चलो, इज एन ओपन ऑडियो कंप्रेशन फॉर्मेट एलडीसी 2018 AIFF OGG वॉर्बिस एट्रेक ट्विन वीक्यू। देखो कहा जाता ना कि कभी कभी एग्जामिनर ये चाहता है कि आप लोग उस प्रश्न को गलत करो या फिर उस प्रश्न को छोड़ दो। ये प्रश्न वैसा ही है क्योंकि ये प्रश्न एलडीसी के सिलेबस का बिल्कुल नहीं है, इवन सूचना सहायक के सिलेबस का बिल्कुल नहीं है, लेकिन प्रश्न एलडीसी में पूछ लिया। ओपन वीडियो कंप्रेशन जो फॉर्मेट है वो कौन सा है? उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं वॉर्बिस का, यानी कि OGG वॉर्बिस जो है वो आप लोगों का एक ओपन कंप्रेशन फॉर्मेट है। ओपन का मतलब होता है सभी के लिए खुला, कोई भी इस पर्टिकुलर फाइल को यूज कर सकता है। अगर आप लोग इसका यूज करते हो तो ये फ्री है, ठीक है। बाकी ऑडियो कंप्रेशन तो हम लोग चलो इंटरनेट पर जाएंगे तो बहुत सारे हमें मिल जाएंगे, लेकिन कंप्यूटर में इंस्टॉल करके यूज़ लेना तो OGG वॉर्बिस आप लोग आराम से यूज़ ले सकते हैं, ठीक है। टफ कभी कभी तो टफ आने चाहिए ना। अब देखो ये हल्का आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है? 12 अगस्त के एलडीसी के पेपर में आया था। कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है? ठीक है, ओरेकल है, MS SQL भी है, MS एक्सेस भी है। द्रुपल जो है वो आप लोगों का डेटाबेस का काम जो है वो नहीं करता है। सेम ऐसा का ऐसा अजूर भी आता है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सॉफ्टवेयर, ठीक है। हाँ, सब कुछ मिल जाएगा। प्लेलिस्ट जो है बन जाएगी या बन गई होगी, मुझे कंफर्मेशन नहीं है उसका, लेकिन हाँ बन गई तो ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, आधी सेम होती है, आधी से ज़्यादा 50% शॉर्टकट कीज वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में सेम है, बाकी डिफरेंट है, और वो जो है आपको अलग अलग पढ़नी पड़ेगी। वो किताब के पीछे मैंने डाली हुई है, वहाँ से पढ़ लेना, है ना। हाँ, आईटी के क्वेश्चन कर लेंगे। GIF यानी कि ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट में जो एम्बेडेड इन जो होते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम एम्बेडेड होते हैं, ये सूचना सहायक 12 मई 2018 को पूछा था। किसी भी GIF में, अब देखो ये आप लोगों में प्रॉब्लम है, मेरा आंसर नहीं सुनते बट कॉपी पेस्ट कर रहे हो। वर्ड एक्सेल के शॉर्टकट की अलग अलग होती है, जबकि तुम्हें आंसर बताया जा चुका है। तुम्हारा कमेंट पढ़ लिया जाता है और रिप्लाई भी दे दिया जाता है, बट यू पीपल स्टिल जस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। यू डोंट थिंक कि भाई दूसरे स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट होता होगा। अपना मैसेज एक बार डाल दिया करो और फिर रिप्लाई का वेट कर लिया करो। जब रिप्लाई दे दूं तो ओके थैंक यू कर दिया करो, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलो, तो इन्हें हम लोग जो है, देखो किसी भी पर्टिकुलर GIF क्या है कि इमेज है, चलती हुई इमेज है जिसके अंदर ऑडियो नहीं होता है। तो ऐसी इमेज में जो इनबिल्ड जो प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग वेबग कहते हैं, वेब बग कहते हैं, वेब बग कहते हैं। सूचना सहायक 2018 में आया था। कुकीज़ तो इंटरनेट पर किसी वेबसाइट की बनती है। जब हम लोग वेबसाइट को यूज़ करते हैं तो उसकी छोटी छोटी फाइलें हमारे कंप्यूटर में सेव होती जाती है, जिसे कुकीज़ कहते हैं, ठीक है।
अगला, सॉफ्टवेयर एजेंट डैश भी कहे जाते हैं। सूचना सहायक 2018 का सवाल। सॉफ्टवेयर एजेंट जो हैं वो क्या होते हैं? तो देखो भाई, ट्रांस एजेंट्स नहीं, नोबोट्स नहीं, ब्लिजार्ड्स नहीं, सॉफ्ट बोट्स कहा जाता है। सॉफ्टवेयर एजेंट्स को सॉफ्ट बोट्स कहा जाता है। सॉफ्ट एजेंट्स को जो है वो हम लोग सॉफ्ट बोट्स भी कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ऑडियो वीडियो संपीड़ित ऑडियो वीडियो फाइलों के लिए ऑन डिमांड अनुरोधों को संदर्भित कौन करता है? 12 मई 2018 सूचना सहायक। डैश ऑडियो वीडियो रेफर्स टू ऑन डिमांड रिक्वेस्ट फॉर कंप्रेस्ड ऑडियो वीडियो फाइल्स। देखो क्या होता है कि जब आप डिमांड पे, जैसे आपने कहा कि सर आईटी की लिटरेसी हमें समझाओ, तो आईटी लिटरेसी की समझाओ, तो हम लोगों ने क्या बोला कि भाई ठीक है, इसे एक दिन स्ट्रीम कर दिया जाएगा, तो इसे स्ट्रीमिंग स्टोर्ड कहते हैं। यानी कि ऑडियो वीडियो रेफर्स टू ऑन डिमांड रिक्वेस्ट फॉर कंप्रेस्ड ऑडियो वीडियो फाइल, मतलब ऑडियो वीडियो फाइलों को बना करके रिकॉर्ड करके रखा हुआ था, जब आपको ज़रूरत पड़ी तो उसे कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस करने से फाइल छोटी हो गई। जैसे यूँ कहते हैं कि जब किसी एप्लीकेशन में लाइव क्लास चलती है ना, जब किसी एप्लीकेशन में लाइव क्लास चलती है और थोड़ी देर बाद में आपको वीडियो मिलता है तो क्वालिटी में कमी होती है। तो लाइव क्लास तो एचडी चलती है, लेकिन उस क्लास के वीडियो को रिकॉर्ड करके उसे कंप्रेस किया जाता है, उसके साइज़ को कम किया जाता है और उसके बाद में जो है अपलोड किया जाता है, तो उसे कहा जाता है स्ट्रीमिंग स्टोर्ड। स्ट्रीमिंग लाइव तो लाइव चलेगा, स्टोर्ड यानी कि वो वीडियो जो था वो आपने रिकॉर्ड करके रखा और उसके बाद में उसे अपलोड कर दिया। ठीक है, कुछ नहीं कह सकते, 1 2 3 4 कुछ भी पूछे जा सकते हैं, लगभग 5 भी पूछे जा सकते हैं। बग क्या होता है? लाइब्रेरियन के पेपर में हल्के हल्के सवाल ही थे। तो बग क्या है? कंप्यूटर वायरस है। बग एरर इन ए कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, एरर इन ए प्रोग्राम, या नन ऑफ दीज। क्या है बग? 66 नंबर प्रश्न। बग क्या है? चलिए, बहुत सारे देंगे। कंप्यूटर वायरस, बग जो है किसी भी प्रोग्राम में जो एरर आ जाती है उसे बग कहते हैं। किसी भी प्रोग्राम में जब कोई एरर आ जाती है तो उसे हम लोग बग कहते हैं। चलें आगे। चलो, नया फॉन्ट स्थापित करना है तो कैसे करोगे? लाइब्रेरियन में आया था, 2016 में प्रश्न आया था। किसी भी नए फ़ॉन्ट को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास में क्या ऑप्शन है? किताब अमेज़न, फ्लिपकार्ट, कौटिल्य क्लासेस की एप्लीकेशन और आपके आसपास के बुक स्टोर पे सब जगह मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आप लोग स्टार्ट पे जाते हो, स्टार्ट में जाते हो, फिर सेटिंग में जाते हो। सेटिंग में जाने के बाद में आप लोगों को जो है वो कंट्रोल पैनल आता है। ठीक है, उसके बाद में आप लोग फ़ॉन्ट पे जाते हो। ठीक है, उसके बाद में आप लोग इंस्टॉल न्यू फ़ॉन्ट पे जाते हो। ठीक है, तो स्टार्ट सेटिंग कंट्रोल पैनल के फ़ॉन्ट में जा सकते हो, यहाँ तक तो ठीक मैच होता है। स्टार्ट सेटिंग कंट्रोल पैनल फ़ॉन्ट 2 हो गया क्या? स्टार्ट सेटिंग कंट्रोल पैनल फ़ॉन्ट, स्टार्ट सेटिंग कंट्रोल पैनल, हाँ इंस्टॉल न्यू फ़ॉन्ट भी तो है। स्टार्ट कंट्रोल पैनल फ़ॉन्ट, इंस्टॉल न्यू फ़ॉन्ट, स्टार्ट सेटिंग और फ़ॉन्ट में जाओ। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको सीधी सीधी जो मिला है, स्टार्ट सेटिंग फिर कंट्रोल पैनल। ठीक है, वहाँ पर जाकर के आप लोगों को जो है सीधा सीधा फ़ॉन्ट मिल जाएगा, यानी कि स्टार्ट सेटिंग कंट्रोल पैनल फ़ॉन्ट और इंस्टॉल न्यू फ़ॉन्ट। बी राइट आंसर हो जाएगा। किताब में जो है इसका आंसर नहीं दिया गया है। किताब में आंसर जो है स्टार लगाया है क्योंकि एग्ज़ाम से डिलीटेड था, बट ऑप्शन इसका बनता है बी इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर? 67 में बी किताब में तारा लगाया हुआ है। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। देखो, डी स्पेस, ग्रीनस्टोन, विंडो और लाइनक्स, एक ही सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसे आप लोग फ्री में डाउनलोड करके उसे अपडेट नहीं कर सकते। इसे हम लोग क्लोज्ड सोर्स बोलते हैं।
इसे हम लोग क्लोज्ड सोर्स बोलते हैं, क्योंकि इसका जो कोड है वो एडिटेबल नहीं है, वो केवल और केवल जो है वो कंपनी ही कर सकती। तो डी स्पेस फ्री है, ग्रीनस्टोन फ्री है, लाइनक्स फ्री है, विंडो फ्री नहीं है। विंडो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है और ये एडिट करने के लिए, अपडेट करने के लिए फ्री में अवेलेबल नहीं है। क्लियर? 68 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 68 का राइट आंसर सी। अगले बात करते हैं, डैश रूप में प्रोग्राम जो है संरक्षित होते हैं। स्कूल लेक्चरर 2016 में पूछा गया था। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, इंडस्ट्रियल डिजाइन। कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर प्रोटेक्टेड। देखो, जब आप लोग किसी भी प्रोग्राम को प्रोटेक्ट करो, भाई किसी भी प्रोग्राम को सुरक्षित करोगे, तो उसके लिए आप लोगों को उसकी सुरक्षा के लिए क्या चाहिए? तो इसके लिए आप लोगों को उसका कॉपीराइट चाहिए। उसका कॉपीराइट करा लोगे तभी तो वो होगा। पेटेंट तो ये होता है कि किसी चीज़ को पेटेंट करवा लेना। कॉपीराइट है उस सॉफ्टवेयर को ही कॉपीराइट करवा लिया, वैसा सॉफ्टवेयर कोई दुनिया में बना ही नहीं सकता। ठीक है, वैसा सॉफ्टवेयर दुनिया में कोई नहीं बना सकता, ये कॉपीराइट होता है। ओपन सोर्स वो होता है जिसका सोर्स कोड आपके लिए अवेलेबल है, आप एडिट कर सकते हो। जैसे लाइनक्स ओपन सोर्स है ना, तो उस लाइनक्स को पता है इंडिया वालों ने क्या किया, लाइनक्स को भारत में लेकर के एक नया भारत का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है बॉस, और बॉस का नाम है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, ठीक है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। तो लाइनक्स का यूज करके भारत ने बॉस बना लिया। ठीक है, बॉस जो है वो भारत का ऑपरेटिंग सिस्टम है। बॉस जो है वो भारत का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, चलो 30 में हो गया कॉपीराइट। अगला, विच कंपनी डेवलप द क्विक टाइम फॉर्मेट। एप्पल कंपनी ने क्विक टाइम, क्विक टाइम का मतलब होता है कि जो तेज चले, जो फास्ट काम करे, वो होता है क्विक टाइम फॉर्मेट। एप्पल कंपनी ने आप सभी के लिए जो है बनाया था। 82 सॉफ्टवेयर अप्रोच का उदाहरण क्या है? प्रोजेक्टर, कंप्यूटर एंड कीबोर्ड, इंस्ट्रक्शन या प्रिंटिंग मशीन। 82 नंबर प्रश्न, ये थोड़ी देर पहले भी आया था। ठीक है, सॉफ्टवेयर अप्रोच, और उस समय मुझे किसी ने कहा था कि सर अप्रोच नाम है तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है। तो यहाँ पर देखो, प्रोजेक्टर हार्डवेयर है तो सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता, कंप्यूटर और कीबोर्ड हार्डवेयर है तो सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता, प्रिंटिंग मशीन हार्डवेयर है तो सॉफ्टवेयर नहीं हो सकती। इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश, निर्देश मतलब जो बोलता हूँ, मैंने कहा हेलो हाउ आर यू, तो ये क्या है, ये हार्डवेयर है क्या? नहीं, ये सॉफ्टवेयर है। तो इसीलिए यहाँ पर प्रश्न का राइट आंसर, जो निर्देश दिया जाता है वो सॉफ्टवेयर अप्रोच है, और जो कीबोर्ड के द्वारा पढ़ाया जाता है, पेन के द्वारा पढ़ाया जाता है, वो हार्डवेयर अप्रोच है। तो दीज बोथ थिंग्स आर डिफरेंट। ठीक है, 82 के बाद में है आपका 83, MPEG का पूरा नाम क्या है? MPEG का पूरा नाम क्या है? इसे हम लोग कहते हैं मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, A फॉर एप्पल। ठीक है, तो क्वेश्चन संख्या 83 राइट आंसर ए हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है वो शायद हमारे पास नहीं है। इसी के साथ चैप्टर संख्या 1 to 6 जो है फिनिश हो चुका है।